गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? फाइन। हाँ जी बेटा, कल आपका, आज भी आपका वर्किंग डे है। आपको बता ही दिया होगा बेटा, आपकी क्लास इंचार्ज ने भी, सभी पीरियड्स लगेंगे, ठीक है? हाँ जी। तो आज कल हमने पत्र किए थे ना, आज हम अनुच्छेद लेखन करेंगे बेटा। जो 2 पत्र आपको करवाए हैं वो आपके फर्स्ट टेस्ट में आएंगे, जो सेकंड टेस्ट में पत्र आएंगे वो फिर बाकी बाद में बताएंगे, ठीक है बेटा? अभी आपको आज अनुच्छेद पर बताएंगे कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है बेटा। देखो, कुछ बच्चे तो लिखते हैं बहुत बड़ा बना के और उसमें पहरे पहरे बना देते हैं, वो अनुच्छेद नहीं होता बेटा, वो तो निबंध होता है, ठीक है? अनुच्छेद क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है बेटा? अनुच्छेद में बेटा जब हम अपने विचार लिखते हैं बेटा, मन के विचार लिखते हैं ना अनुच्छेद में, कोई भी अनुच्छेद अगर आपको आता है, एग्ज़ाम में आता है, तो अपने विचार डालने होते हैं। कोई ये नहीं है कि रटा रटाए लिख दो, अपने विचार डालो। आपको पता होना चाहिए किसके बारे में क्या चल रहा है और क्या लिखना है हमने, ठीक है? और इसके लिए अभ्यास होता है बेटा, अशुद्धियाँ निकल जाती हैं अपने आप ही अभ्यास में। तो अनुच्छेद हम जो अपने विचार लिखते हैं बेटा, वो बहुत सारे वाक्यों का समूह होता है। जैसे बहुत सारे वर्णों का समूह शब्द होता है, शब्दों का समूह वाक्य बनता है, और बहुत सारे वाक्यों का समूह अनुच्छेद बन जाता है, ठीक है? बहुत सारे वाक्य उसमें लिखोगे सोच सोच के तो अनुच्छेद बन जाएगा। तो बेटा ये गद्य भाग में आता है। और जो विचार, सबसे पहले तो जो विषय पूछा जाता है ना, उसी के बारे में हमें अपने विचार लिखने चाहिए बेटे। ऊल जलूल कोई भी वाक्य नहीं लिखने हैं इसको, और क्रम वाइज लिखना चाहिए हमेशा ही। और जो संक्षेप में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बना के लिखना, संक्षेप कहते हैं छोटा थोड़ा अनुच्छेद में, और इतना छोटा भी नहीं कि 2-4 लाइनें लिखो, ठीक है? जो आपके निर्धारित समय दिया गया है, शब्द सीमा दी गई है, वही शब्द सीमा के अंतर्गत ही आपने अपना अनुच्छेद लिखना है बेटा। तो आइए आप अनुच्छेद की विशेषताएं बता देते हैं कि इसमें इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं अनुच्छेद लिखने से। सबसे पहला नंबर क्या है बेटा? अनुच्छेद जो होता है वह अपने आप में पूरा होता है, उसमें विषय से संबंधित लिखा होता है, सार्थक होता है। सार्थक उसे कहते हैं बेटे जो अर्थ वाला हो, बिना अर्थ वाली लाइन नहीं लिखनी है। अपने विचार उसमें संक्षेप में लिखे जाते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है वाक्य? दूसरी विशेषता है कि अपने विचार जो है संक्षेप में लिखे जाते हैं। तीसरा क्या है कि दिए गए संकेत बिंदु को समझकर विस्तार दिया जाता है। यानी अभी आपकी छोटी क्लास है, इसलिए हम संकेत बिंदु नहीं देते हैं। जब आप 9th में जाओगे, 8th में जाओगे, 8th 9th 10th, तो वहाँ पर जाकर फिर आपको संकेत बिंदु मिलेंगे। हेडिंग डाले होते हैं, हेडिंग में लिखा होता है संकेत बिंदु, 3 हेडिंग हो गए, और यानी उन्हीं हेडिंग का उसमें वर्णन करना विस्तार से, उसको कहते हैं संकेत बिंदु, ठीक है? तो अभी तो आपको बस डायरेक्ट अनुच्छेद लिखना है बेटे, समझ के, विषय को समझ के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद में बेटे अगर आप किसी का कोई उदाहरण दे रहे हैं, केवल उदाहरण दो, उसकी पूरी कहानी मत लिखो। कहानी नहीं लिखी जाती पूरी, उसने क्या किया उसको, या ये हुआ, मान लो कि ये कोरोना, आपके सामने कोरोना का अनुच्छेद लिखा हुआ है, कोरोना कोविड-19 आपके सिलेबस में है ना ये, तो इसमें मान लो कोरोना के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप लिखोगे हमारे पड़ोस में उसको कोरोना हुआ, उसको ये हो गया, उसको वो ले गए, ऐसे किया, तो पूरी कहानी अनुच्छेद में अगर लिखोगे तो विषय कहाँ गया बेटा? और विषय क्या है कि इससे दूर करने के क्या उपाय होने चाहिए, इस वायरस के ना लगने के कौन से उपाय होने चाहिए, तो ये होना चाहिए बेटा। ये नहीं है कि पूरी की पूरी कहानी लिख दो, ठीक है? हाँ, अगर उदाहरण किसी भी विषय में कोई उदाहरण देना चाहते हैं, सिर्फ 1 लाइन में उदाहरण लिख सकते हैं, विस्तृत वर्णन उसका नहीं किया जाता, यानी विस्तार से वर्णन नहीं होता। दूसरा छठा नियम है इसका कि सूक्ति का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप छोटी मोटी सूक्ति किसे कहते हैं बेटे? कोई स्लोगन डाल दिया, कोई उक्ति डाल दी, किसी के विचार डाल दिए 1 लाइन में, उसको कहते हैं, ठीक है? तो इससे आपका अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाएगा बेटा।
उसके बाद जो विचार लिखते हो क्रम से होने चाहिए। ये नहीं है कि एक लाइन पहले लिख दी और उससे रिलेटेड लाइन सबसे लास्ट में लिख दी और उसके आगे और कुछ लिख दिया, तो वो तो क्रम नहीं बनेगा बेटा, और ना ही आपको एग्जामिनर कभी भी मार्क्स दे पाएगा। तो इसलिए बेटा आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्रमबद्ध होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़ते हुए वाक्य होने चाहिए, और अंत में निष्कर्ष यानी जो अनुच्छेद लिखो आप उसका पढ़ने वाले को निष्कर्ष समझ आना चाहिए कि किसके बारे में लिखा गया है। ये तो चलो हम आपको टॉपिक दे देंगे, ये टॉपिक है, लेकिन कई बार अनुच्छेद ऐसा होता है कि अपने आप ही पता चलना चाहिए कि हाँ इसमें मान लो कोविड-19 है तो कोविड-19 के बारे में वर्णन है, पता चल सकता है पढ़ने से। आगे है शब्द सीमा। शब्द सीमा आपकी 80 से 100 होगी, तो उसमें उन्हीं शब्दों के अंतर्गत आपने अपने अनुच्छेद को पूरा करना पड़ेगा बेटा। वही अनुच्छेद आपको पूरा होगा, उतने ही शब्द। ये नहीं है कि शब्द गिनने बैठ जाओ, शब्द गिनते नहीं हैं, अंदाज़ा होना चाहिए आपका। 1-2 लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, छोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन शब्द सीमा का ध्यान रखें। ये ना हो कि पूरा पेज भर दिया और एक लाइन को आप 2-2, 3-3 बार रिपीट भी करे हो, ये भी नहीं होता बेटा अनुच्छेद में। एक ही लाइन को 2-2, 3-3 बार करोगे उसके मार्क्स से उसके अंक ही नहीं मिलेंगे आपको। टू द पॉइंट आपने इसमें सेंटेंस लिखने हैं बेटा, वाक्य लिखने हैं, तब आपका अनुच्छेद पूरा कहलाएगा। आई होप आपको समझ आ गया बेटा। अब आइए, जैसे आपके अनुच्छेद है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। कोविड-19 बेटा, कोरोना जो है एक बहुत ही वायरस है जो कि वायरस से पैदा हुआ रोग है। ये जनित कहते हैं, पैदा हुआ, ठीक है। कोरोना वायरस से शुरू हुआ रोग होता है बेटा। इसने आजकल वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। वैश्विक का मतलब क्या होता है कि पूरे संसार में ये फैल गया है, पूरे विश्व में फैल गया है और तबाही मचा रहा है। तो इस रोग की शुरुआत कैसे होती है बेटा? जुकाम और खांसी से होती है, और आजकल तो इसके बेटा लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे। क्या कहा जाता है, बिना लक्षण भी उनको हो जाता है और व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उनको कोरोना हो गया है, ठीक है। तो इससे तो सावधानियाँ बहुत ही ज़रूरी है, और धीरे धीरे ये समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। सबसे पहले इस महामारी का जो प्रभाव होता है बेटे, हमारे श्वसन तंत्र पर पड़ता है, यानी अपने श्वास क्रिया पर, जहाँ से हम सांस लेते हैं, फेफड़ों पे पड़ता है इसका असर। सांस लेने में तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा, और यह जो रोग है बेटा सामूहिक होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए इसे लेकर बहुत ही सावधानी बरती भी जा रही है। आप भी बरतें बेटा, घरों में बाहर ना निकलें। यह वायरस बहुत ही ये जो वायरस है ये कहाँ से आया था बेटा? चीन के मुख्य क्षेत्र से आया था, चीन के वुहान क्षेत्र से। वुहान जगह है। कोरोना से बचाव करने में ही हमारी समझदारी है, क्योंकि WHO ने भी एक बहुत बड़ी सूची निकाली है जिसमें बहुत सारी नियमों का वर्णन है कि हमने किन किन बातों को मानना चाहिए। जैसे कि हमें हमेशा बाहर से आने के बाद और जाने के समय अपने हाथों को करीब 20 सेकंड तक धोना चाहिए। लोगों से 5 से 8 मीटर की दूरी बनाएं, अवश्य बनाएं। थोड़ा दूर रहें 5 से 8 फीट, ठीक है। हमेशा मास्क और दस्ताने पहने हाथों में, या अगर बाहर जाना हो तो दस्ताने पहने। जब ये संक्रमण हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो यानी किसी को अगर हो भी जाती है तो वह खुद को दूसरों से दूर कर ले ताकि दूसरों को भी ना हो। किसी को जुकाम है, ये भी संक्रमित रोग है बेटा। तो अगर जुकाम खांसी भी होता है तो कपड़ा ढक के या हाथ ढक के खांसना चाहिए, छींकना चाहिए, क्योंकि ये वायरल होता है, ये एक दूसरे को लग जाते हैं बेटा। संक्रमित रोग होते हैं, इसलिए आप दूसरे लोगों से दूरी बनाए रखें। जब भी ऐसी समस्या हो आपको, जुकाम वगैरह की, खांसी वगैरह की, ठीक है। इसको सामान्य जुकाम खांसी भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी, सामान्य जुकाम खांसी में भी दूसरों से दूरी रखें। हरी सब्जियां, दूध, फल ये सभी लें तो इस रोग को दूर करने की शक्ति
होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी हमारे अंदर ज़्यादा। हरी सब्जियां लें, सभी जो इस प्रकार से बेटा सभी नियमों का आप पालन करेंगे, ठीक है। अब दूसरा अनुच्छेद है, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको पीडीएफ भी भेजी जाएगी, तो बेटा ये आपने लिखने हैं सुंदर और स्पष्ट अक्षरों में। आप बार बार कोई भी मैसेज ना करें मेरे को कि मैडम ये लिखना है, ये करना है। जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है हम खुद दे देते हैं बेटा। लिखने का होता है, मैं लिखने के लिए बोल देती हूँ, शुद्ध व स्पष्ट लेख में लिखें, ठीक है। तो ये तो आप लोग को लिखने हैं बेटा अपनी इच्छा से। ये कोई ज़रूर नहीं है कि यही लिखने हैं, आप अपनी इच्छा से बनाकर लिखोगे, स्वरचित अगर करोगे वो उससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा बेटा। खुद ये ज़रूरी नहीं है कि यही लर्न करोगे, यही आप टेस्ट दोगे तो इसी में टेस्ट में मार्क्स दूंगी। आपका कहीं से भी ये लिख सकते हैं, कहीं से भी याद कर सकते हैं, कहीं से भी आप अपने मन के विचार लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, वर्षा ऋतु। जैसे आजकल वर्षा ऋतु चली हुई है बेटा। वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी होती है, क्योंकि इसमें ठंडक हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है ना वर्षा ऋतु में। और वर्षा ऋतु में बेटा ऐसे में जो हमारे जो आनंद की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पहले गर्मी में झुलसते हैं, दिन इसमें ठंडे हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में नदी तालाब कहीं सूखा नहीं रहता, पानी में भर जाते हैं। लेकिन आजकल तो कुछ ज़्यादा ही गीला हो रहा है, बाढ़ कुछ ज़्यादा ही आई हुई है दक्षिण की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ। इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्मी से थोड़ी बहुत निजात हमें अवश्य मिलती है। ये महीना तो है ही आपका बारिश का, तो बेटा किसान जो है वो भी खुश हो जाते हैं वर्षा ऋतु में। चारों ओर हरियाली आ जाती है, ठीक है, और सभी प्रसन्न दिखाई देते हैं। इसी जो ऋतु है, इसी ऋतु में तीज, हरियाली तीज का त्यौहार भी आता है बेटा। हरियाली तीज अभी आकर गई है हमारी, रक्षाबंधन इन्हीं दिनों में आता है। तो वर्षा की कमी, अगर वर्षा ना हो ना बेटा तो अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, लोग भूखे मरते हैं, अनाज नहीं हो पाता। उसके लिए भी लोग हवन करवाते हैं, चीख पुकार कराते हैं। यानी एक से सीमित मात्रा में वर्षा होनी चाहिए। तो ये तो भगवान के ऊपर निर्भर होता है बेटा। तो ये कुल मिला के जो वर्षा ऋतु है हमारे जीवन की नीरसता को दूर कर देती है, ठीक है। और इसमें कवियों ने भी वर्षा ऋतु पर अनेक कहानियाँ, कविताएं अनेक लिखी हैं। और इसमें प्रकृति की चमक देखने ही बनती है। जब वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु ख़त्म होने के बाद, वर्षा ख़त्म होने के बाद इंद्रधनुष की लाइन बनती है, वो भी बहुत सुंदर लगती है, ठीक है बेटा। अब तीसरा आपका अनुच्छेद है, हाँ जी, हाँ, तो ये हो गया बेटा आपका पूरा वर्षा का आगमन, उपसंहार हो गया। आगे है समय का महत्व। तीसरा आपका क्या है बेटा, समय का महत्व, कि हमें समय को समय की कीमत को पहचानना चाहिए। समय, कुछ बच्चे देखते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे तो काम कर रहे होते हैं, कुछ सुबह खेलते रहते हैं और फिर कहते हैं हम शाम को काम करेंगे। बेटा जब अध्यापक अध्यापिकाएँ इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी अपने, ये स्कूल टाइम ही तो होता है आपका, जो सुबह से पीरियड लगते हैं, तो स्कूल टाइम में अगर करोगे तो बाद में खेलने का पर्याप्त समय मिल भी जाएगा आपको। तो इसलिए जब आपका होमवर्क मिले तो तभी आपको जब आपकी क्लास चल रही होती है, लेक्चर चल रहा होता है, तभी ध्यान से सुना भी करो और लिखा भी करो। अगर आप सोचोगे कि इकट्ठी हम वीडियो देख लेंगे, इकट्ठा पीडीएफ देख लेंगे, तो उसमें सब डिस्टर्ब होता है। फिर आप अपने अपने संबंधित अध्यापक अध्यापिकाओं को मैसेज करते हो, ये दोबारा भेज दो मैम, ये डिलीट हो गया, ये हो गया। नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे परेशान नहीं करते, साथ के साथ काम करते हैं बेटा आपका, ठीक है। और इसमें तो वैसे भी स्कूल में सेफ ही रहता आपका, इसलिए कोई इमरजेंसी है वो अलग बात है, लेकिन वैसे डेली आप अपने अटेंड किया करो बेटा, ठीक है। समय की कीमत को पहचानो बेटा, समय का महत्व, समय अमूल्य धन है, ठीक है। समय की जो है समय का हमें हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। बीता हुआ आपका समय जो है, समय चैप्टर भी है, उसमें भी आपने अच्छे से देख लिया होगा कि समय की कितनी महत्ता बताई गई है।
कितना समय का गुणगान किया गया है, देखा है ना आपने। तो समय के मूल्य को पहचाने बेटे, क्योंकि कोई सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, लेकिन जो बीता हुआ समय है उसको हम वापस नहीं कर सकते, ठीक है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। समय ही जीवन है बेटे। समय मोती के समान अमूल्य है, कीमती है। वो सारे लेसन जो पढ़ा उसको आप अपनी मर्जी से मतलब वो उसके सेंटेंस में उसमें डाल सकते हो। अगर ये टफ़ लगती है बेटा, दोबारा कोई भी अनुच्छेद पढ़ने से टफ़ लगता है, लेकिन जब आप खुद पढ़ के खुद जो लेसन ध्यान से अगर जिसने समझा है तो उस समय चैप्टर में से ही उसका अनुच्छेद निकल सकता है कि समय के सामने आंधी तूफान नहीं टिकते, आंधी तूफान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। समय ने इतिहास में जितने भी वीर हुए हैं वो भी समय की मार से मरे, यानी समय से पहले, वक्त से पहले कहते हैं ना कुछ भी नहीं होता, तो वक्त के समय ही रहते अगर हम संभल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। समय अगर निकल जाता है तो हमें सिवाय पछताने के कुछ भी हाथ नहीं लगता। अभी इसमें मैंने कहा कि सुक्ति डाल सकते हैं, जैसे कि एक सुक्ति है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत। मान लो अगर आप समय रहते नहीं पढ़ोगे, नहीं एग्ज़ाम में, फिर आपके अंक कम आएंगे, फिर आप पछताओगे कि मैं तो खेलता रहा, तो उस समय पछताने से वो समय थोड़ी वापस आ जाएगा, वो समय वापस नहीं आता। तो हमें समय की कदर करनी चाहिए बेटा। समय हमारे साथ नहीं चलता, हमें समय के साथ चलना पड़ता है, ठीक है। इस कविता में यही तो आपको समझाया गया है बेटा कि हमें समय के साथ चलना पड़ता है। अब जिन नेताओं ने जिन इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन योद्धाओं ने समय के साथ कार्य नहीं किया, उनको हार का सामना भी करना पड़ा है, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा समय को खोकर उसे पाना दोबारा पाया नहीं जाता। समय किसी के अधीन नहीं है। सफलता हमेशा उसी के कदम चूमती है जो समय के साथ चलता है। आई होप ये तीनों अनुच्छेद आपको समझ आ गए हैं बेटा। अब आपने तीनों शुद्ध और स्पष्ट लेख में लिखने हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटे मिलते हैं।